नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के। और दोस्तों इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों आर्थिक समीक्षा के आज 40 प्रश्नों को आज हम पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों आर्थिक समीक्षा की बात करें तो दोस्तों आर्थिक समीक्षा की बुक जो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी होती है, ये दोस्तों बुक है लंबी चौड़ी यानी 300 लगभग 16 पेज की ये बुक है। और इससे पढ़ने से बेहतर है दोस्तों कि आप इसके सारांश को पढ़ें, केवल समय व्यर्थ करने से कुछ नहीं होगा। और ये 40 प्रश्न दोस्तों आपको आगामी होने वाली परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। और करंट की दृष्टि से दोस्तों 2 से 3 प्रश्न या 4 से 5 प्रश्न भी आर्थिक समीक्षा से बनते हैं। तो आगामी होने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अड्डा एमसीक्यू जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर यानी 2011-12 पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। अब दोस्तों आर्थिक समीक्षा की सबसे पहले प्रश्न बन सकता है कि आर्थिक समीक्षा के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये जारी किए जाते हैं दोस्तों आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा। और ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है आपके राजधानी जयपुर में। अब दोस्तों प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्या है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक प्रदर्शन होता है पूरे वर्ष भर का, और उसका एक बुनियादी माप होता है जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब हमें प्रश्न में पूछा है कि स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। तो ये है दोस्तों 7,33,017 करोड़। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। अब हमें दोस्तों प्रचलित कीमतों पर पूछा है, तो प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपके 11,96,137 करोड़। कितना हो जाएगा 11,96,137 करोड़। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर यानी 2011-12 पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितनी रही, यानी पिछले साल से इस वर्ष कितनी वृद्धि रही। तो ये रही दोस्तों आपके 11.04%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स। अब भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत की कितनी रही पिछले साल के मुकाबले, तो ये रही आपके 9.2%। तो भारत की दृष्टि से भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपके ऑप्शन स। चलते अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितनी रही। अब पिछले वर्ष के मुकाबले दोस्तों प्रचलित कीमतों पर कितनी वृद्धि दर रही, तो ये रही 18.04%। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न की सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। अब सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान स्थिर कीमतों पर कितना है। अब क्षेत्रवार योगदान यानी कृषि, उद्योग और सेवा पर कितना क्षेत्रवार योगदान है। अब दोस्तों ये सम्मिलित है, तो कृषि का योगदान कितना है, कृषि का योगदान है दोस्तों 28.85%। उद्योग का योगदान है दोस्तों 24.67%। और दोस्तों सेवा का योगदान कितना है, यह है दोस्तों सेवा क्षेत्र का योगदान है 44.81%। तो ये दोस्तों पूरे सुमेलित है, तो इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बेहद ही दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, इसकी प्रबल संभावना बनती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों वही प्रश्न की सुमेलित करना हमें कि सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान कितना है। अब ये हमें पूछा है दोस्तों प्रचलित कीमतों पर, यह पूछा है प्रचलित कीमतों पर। तो कृषि का योगदान है प्रचलित कीमतों पर 30.23% और उद्योग का है दोस्तों 24.67% और सेवा का है दोस्तों
45.10%। तो ये भी सभी सुमेलित है और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अब दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो ये है दोस्तों 81,231 रुपये। कितनी है प्रति व्यक्ति आय दोस्तों स्थिर कीमतों पर, तो ये है 81,231 रुपये। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन ब। चलते अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्तों ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े हर वर्ष चेंज होते रहते हैं और ये दोस्तों 2021 तक के आंकड़े हैं। कब तक के आंकड़े हैं, सितंबर 2021 तक के आंकड़े हैं और अगले वर्ष ये और चेंज हो जाएंगे। तो इन आंकड़ों को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो अब 8वां प्रश्न है दोस्तों आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर, अब प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय हमें पूछा है। तो प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो ये है आपके 1,35,218 रुपये। कितनी है, 1,35,218 रुपये। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन ब। अब इन आंकड़ों को तो आपको रटना ही पड़ेगा, इनको याद करना ही पड़ेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है। अब कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है दोस्तों, तो ये है आपके 225.20 लाख मैट्रिक टन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते अगले प्रश्न की। अब अगला प्रश्न है दोस्तों आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजस्थान में स्थापित विद्युत क्षमता कितनी अनुमानित की गई है। तो राजस्थान में विद्युत क्षमता कितनी अनुमानित की गई दोस्तों, तो ये अनुमानित की गई है 24,821 मेगावाट। ये है आपके 2021 तक के आंकड़े, 2021 तक दिसंबर तक के आंकड़े हैं, जिसमें विद्युत क्षमता कितनी अनुमानित की गई है, ये की गई 24,821 मेगावाट। अब दोस्तों एक और प्रश्न बनता है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है 2018-19 तक के ये आंकड़े हैं। तो ये है दोस्तों 1,282 किलोवाट। तो इसको भी थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा और इस प्रश्न का हमारे उत्तर सही है ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड किसे दिया गया। तो दोस्तों बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया आपके मरु महोत्सव, जो कि जैसलमेर में होता है। और इस साल का मरु महोत्सव कहाँ हुआ दोस्तों, ये हुआ आपके जैसलमेर के पोखरण जिले में। और ये कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में, शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में। तो इसको भी थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा, करंट की दृष्टि से ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन अ, बेस्ट फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया मरु महोत्सव, जो कि जैसलमेर में आयोजित होता है। चलते हुए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किसे दिया गया। तो सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया दोस्तों राज्य राजस्थान को। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन अ। चलते हुए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, यानी स्थिर कीमतों पर क्षेत्रवार अर्थव्यवस्था में योगदान कितना है। अब फसल का योगदान है दोस्तों आपके 12.61%, पशुधन का योगदान है 13.34% और वानिकी का योगदान है 2.79%। और दोस्तों मत्स्य का योगदान है आपके 0.11%। तो ये सभी सुमेलित है। तो इन आंकड़ों को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है वही, और प्रचलित कीमतों पर अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान। फसल का योगदान है दोस्तों 13.89%, पशुधन का योगदान है 13.98%, वानिकी का योगदान है 2.25% और मत्स्य का योगदान आपके 0.11%। तो ये सभी सुमेलित है और प्रचलित कीमतों पर अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान है। तो इन आंकड़ों को भी आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों भू उपयोग सांख्यिकी 2019-22 के अनुसार शुद्ध उपयोग को क्षेत्र अनुसार सूची 1 से सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तो अब दोस्तों भू उपयोग में शुद्ध बोया गया क्षेत्र का योगदान है दोस्तों 52.58%। कितना है 52.58%। और वानिकी का योगदान है दोस्तों 8.08% और स्थायी चारागाह का योगदान है 4.86% और बंजर भूमि है
आपके 10.84%। तो इन आंकड़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कृषि गणना 2010-11 की गणना में कुल प्रचलित जोत धारक है। तो कुल प्रचलित जोत धारक कितने हैं? ये है आपके 68.88 लाख। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपके ऑप्शन अ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला 17वां प्रश्न है कृषि गणना अब 2015-16 की गणना के अनुसार कुल प्रचलित जोत धारक कितने हैं? अब पिछला प्रश्न था दोस्तों 2010-11 की कृषि गणना के अनुसार। अब ये प्रश्न है 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार कुल जोत धारक कितने हैं? तो ये आपके 76.55 लाख। कितने हैं? 76.55 लाख। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन अ। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कृषि गणना 2010-11 की तुलना में। अब 2010-11 की तुलना में 2015-16 में प्रचलित जोत धारकों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो ये वृद्धि दर्ज की गई दोस्तों 11.14%। तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल अब महिला प्रचलित भूमि जोत धारकों की संख्या कितनी है? तो ये है आपके दोस्तों 7.75 लाख। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन ब। अगला प्रश्न है, अगला 20वां प्रश्न दोस्तों कृषि गणना 2010-11 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है। अब कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? तो यह है दोस्तों 5.46 लाख। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन सर। अब इन आंकड़ों को दोस्तों याद रखिएगा, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है और ये हर वर्ष चेंज होते रहते हैं। तो इनको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन सर 5.46 लाख कुल महिला प्रचलित भूमि जोत धारकों की ये संख्या है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कृषि गणना। अब कृषि गणना है यहाँ पे कृषि गणना 2010-11 की तुलना में 2015-16 में कुल अब महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो ये वृद्धि दर्ज की गई आपके 41.94%। कितनी वृद्धि दर्ज की गई? 41.94%। इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार किस फसल में राजस्थान का प्रथम स्थान? तो ये सभी फसलें हैं दोस्तों, इन सभी फसलों में राजस्थान का प्रथम स्थान रहा है। और भी फसलें हैं जिनमें राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो और कौन से दोस्तों? दलहन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है और चना में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है और दोस्तों गंवार की फसल में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। अब इनके प्रतिशत की बात करें तो इनका कितना प्रतिशत योगदान है? तो बाजरा का उत्पादन में योगदान है दोस्तों राजस्थान का 45.56% और राई एवं सरसों का है दोस्तों 46.28% और पोषक अनाज का कितना है? पोषक अनाज का है आपके 15.35% और दोस्तों तिलहन का हो जाएगा, यानी तिलहन का कितना है? ये आपके 20.30% और दलहन का भी दोस्तों 20.30% ही है और चना का है दोस्तों चना का कितना है? 23.44% और गंवार का है आपके 78.62%। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रति 1000 किमी पर सड़क घनत्व कितना है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको स्टार लगा लीजिएगा। ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है कि प्रति 1000 किमी पर राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है? तो ये है दोस्तों 79.76 किलोमीटर, यानी 79.76 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन सर। एक बार और कह रहा हूँ दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है डाक और दूरसंचार विभाग की मार्च 2021 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल डाकघर कितने हैं? अब कुल डाकघरों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये आपके 10,287। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन ब। कुल डाकघर कितने हैं? ये है 10,287। चलते अब अगले प्रश्न की ओर।
अगला 25वां प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2021 तक राजस्थान में दूर संचार ग्राहकों की संख्या कितनी है। अब दूर संचार ग्राहकों की संख्या पूछिए तो ये कितनी है, 6.68 करोड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ। अब ये मार्च 2021 तक के आंकड़े हैं, इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन अ हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 26वां प्रश्न है, 2019 तक राजस्थान में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म दर कितनी है। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्म दर कितनी है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से एक प्रश्न, और जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों हमेशा एक प्रश्न परीक्षा में आता रहता है, और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट बनता है, और ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो कितनी है दोस्तों जन्म दर, ये आपके 23.7%। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन अ। चलते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान। ये भी दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा कि राजस्थान का भारत की जीडीपी में यानी भारत की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। तो राजस्थान का योगदान है दोस्तों 5.15%। ऑप्शन ए इसका आपके सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर कह रहा हूँ, इसको प्रश्न को भी स्टार लगा लीजिएगा। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 यानी दिसंबर 2021 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने परिवारों को रोजगार दिया गया। अब कितने परिवारों को रोजगार दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। अब कितने परिवारों को रोजगार दिया गया दोस्तों, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत। तो ये दिया गया दोस्तों आपके 63.26 लाख परिवारों को। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन ब। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, यानी क्षेत्रवार योगदान। अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान कितना है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार। तो ये दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र का है आपके 24.67%, खनन का है दोस्तों 2.78%, और विनिर्माण क्षेत्र का है आपके 10.06%, और निर्माण क्षेत्र का है 8.68%, और विद्युत गैस एवं जल उपचारक सेवाओं का है दोस्तों 3.15%। तो ये सभी सम्मिलित है दोस्तों आंकड़े, और इन आंकड़ों को रट्टा मार लीजिएगा, आपको रट्टा मारने ही पड़ेगा। अगर आपको परीक्षा में अच्छा परिणाम चाहिए और सफलता चाहिए तो आपको ये याद करने ही पड़ेंगे आंकड़े दोस्तों, इसका कोई इलाज नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे से दोस्तों 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं, और देखिएगा दोस्तों 2 से 3 प्रश्न आपके इकोनॉमिक सर्वे से जरूर छपेंगे। बार बार कह रहा हूँ, जरूर आपके इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न छपेंगे, तो इन आंकड़ों को आप याद रख लीजिएगा। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, यानी अर्थव्यवस्था में स्थिर मूल्यों पर जो 2021-22 पर है, 2011-12 पर, सॉरी दोस्तों 2011-12 पर है, इसमें क्षेत्रवार योगदान कितना है आर्थिक समीक्षा अनुसार। तो औद्योगिक क्षेत्र का है दोस्तों 15.37%, खनन क्षेत्र का है 8.15%, और विनिर्माण क्षेत्र का है 23.75%, निर्माण क्षेत्र का है आपके 7.87%, और विद्युत गैस एवं जल उपचारक सेवाओं का है ये आपके 6.81%। तो इन आंकड़ों को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, निम्न में से किन खनिजों में राजस्थान उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो किन खनिजों में दोस्तों, तो ये आपके सीसा, जस्ता, वोल्स्टोनेट और फेल्सपार में। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन अ। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 32वां प्रश्न दोस्तों, निम्न को सम्मिलित कीजिए दिसंबर 2021 तक आंकड़ों में राजस्थान में राजकीय विद्यालय यानी राजस्थान में प्राथमिक विद्यालय कितने हैं, ये आपके 36,264, और उच्च प्राथमिक विद्यालय दोस्तों 19,552, और माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय कितने हैं, ये आपके 15,449। आंकड़े दोस्तों याद कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ये सभी दोस्तों आंकड़े सम्मिलित ही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 33वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न को सम्मिलित करो दिसंबर 2021 तक के आंकड़ों में राजस्थान में दोस्तों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं। तो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं प्राथमिक, ये है आपके 2170, और शहरी में है 51, और दोस्तों सामुदायिक है दोस्तों आपके 693, और स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल है आपके 129। तो ये सभी सम्मिलित है, ये आंकड़े भी आप याद रख लीजिएगा।
चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में केंद्र सरकार व राज्य सरकार का वित्त पोषण का अनुपात कितना है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कितना है दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत? यह है आपके 60:40। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन ब। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय बागवानी मिशन संचालन राजस्थान के कितने जिलों में, यानी राष्ट्रीय बागवानी मिशन का संचालन राजस्थान के कितने जिलों में? इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और इस प्रश्न को भी स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में छप सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राजस्थान के कितने जिलों में संचालन है राष्ट्रीय बागवानी मिशन का? तो ये आपके 24 जिलों में संचालन। इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन ब। एक बार और कह रहा हूँ, स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न को। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास हेतु कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? तो कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपके 1,20,000। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन ब। और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो ये केंद्र सरकार की योजना है और इसका प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों आपके नवंबर 2016 में। कब हुआ था इसका प्रारंभ? डेट भी पूछी जा सकती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब से हुई? ये हुई 20 नवंबर 2016 से। और आर्थिक सहायता कितनी दी जाती है? 1,20,000 आर्थिक सहायता दी जाती है। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन केंद्र सरकार की ये योजना है। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 37वां प्रश्न दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में, यह है दोस्तों आपके 2020-21 में, मिसप्रिंट है यहाँ पे थोड़ा, 2020-21 में कितने नए आवास बनाए गए? तो दोस्तों 2020-21 में कितने नए आवास बनाए गए हैं? ये आपके बनाए गए दोस्तों 3,59,139। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन अ। चलते अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रति विधायक राशि 2.5 करोड़ यानी 2.5 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये राशि कर दी गई आपकी दुगुनी, यानी ये राशि कर दी गई आपके 5 करोड़। कितनी कर दी गई ये राशि? ये राशि कर दी गई है दोस्तों आपके 5 करोड़। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आपके ऑप्शन स। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 39वां प्रश्न दोस्तों, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी दोस्तों मेवात जो क्षेत्र है यानी अलवर भरतपुर में, अलवर और दोस्तों भरतपुर में ये कार्यक्रम चल रहा है और ये भरतपुर और अलवर जिलों के 14 खंडों में ये कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है मेवात क्षेत्र का यानी अलवर भरतपुर जैसे जो पिछड़े जिले हैं उनका विकास करना। तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1986-87 में। इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों 40वां प्रश्न आपके आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकों की संख्या कितनी है सितंबर 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार? तो ये है आपके दोस्तों 10, यानी प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकों की संख्या कितनी है राजस्थान में? तो ये आपके 10। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन ब। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आपके 40 प्रश्न थे आर्थिक समीक्षा से। और इन 40 प्रश्नों से दोस्तों ये सारांश था दोस्तों, पूरी आर्थिक समीक्षा नहीं थी। एक बार फिर कह रहा हूँ, आर्थिक समीक्षा की बुक आपके 316 पेज की है और आप उसको पढ़ नहीं सकते दोस्तों। और अगर पढ़ भी लोगे तो मतलब क्या रहेगा? मतलब रहेगा टाइम वेस्ट करना। तो इससे अच्छा है कि उसके सारांश को याद पढ़िए और ये आंकड़े हैं इनको आपको याद करना पड़ेगा। और ये 40 प्रश्न है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगामी परीक्षा में आपको इन प्रश्नों में से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया है तो, और चैनल पर नए हैं, अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करने में दोस्तों कुछ जाता नहीं है, तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।